मैंने हमारी नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को मुबारकबाद दी कि उनकी मेहनत रंग लाई है और हमारे पास आईएनएस विक्रांत जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका कमीशन आज प्रधानमंत्री ने के अपने हाथों से किया, उसका लॉन्च तो 2013 में हुआ था और हम मुबारकबाद देते हैं नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को। साथ ही साथ हमको इस बात को भी सोचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, उसकी इजाज़त क्यों नहीं दे रहे हैं। उसी नेवी में हमको 200 शिप की ज़रूरत है, हमारे पास सिर्फ 130 है, क्यों नहीं दे रहे इसका परमिशन। इसलिए नहीं दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को अपने गलत पॉलिसियों की वजह से बर्बाद कर दिया। उनके पास पैसे नहीं है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, और जो 130 शिप है हमको 200 शिप की ज़रूरत है। तो ये, और तीसरी बात यह है कि 45,000 टन का ये इतना बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर देखकर उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो लफ्ज़ चीन अपनी ज़बान से अदा करेंगे और भारत के पार्लियामेंट में सेशन को बुलाएंगे ताकि चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर, जो चीन आज हमारे ग्रेजिंग राइट्स को बंद कर दिया है, करीब 10 किलोमीटर भारत की टेरिटरी में अंदर आ चुका है जिससे 10 गांव मुतासर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना बड़ा विक्रांत को देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो चीन का नाम लेंगे और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर चीन की इस भारत की ज़मीन पर कब्जा के बारे में डिस्कशन होगा। मेरा मानना यह है कि अगर किसी शख्स के आतंकवादी तंजीम से ताल्लुकात होते हैं तो यकीनन कानून को अपना काम करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कोर्ट से सजा दिलाना चाहिए। मगर असम में बोगागांव में जो मदरसे को डिमोलिश किया गया वो कंडेमनेबल है, इसलिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया नोटिस देकर, हाँ, और वो बिल्डिंग 3 साल से मदरसे की वहां पर बनी हुई है। रात में हमारे सुबह 1:30 बजे उन बच्चों को 260 बच्चों को मदरसे से निकालकर गांव वालों के घर पे रखना पड़ा। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप। और आप नोटिस में ये नहीं कहते, नोटिस में कहते कि सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का वायलेशन किए। भाई 3 साल से बिल्डिंग खड़ी, आपको याद नहीं आया। और आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम बुलडोजर लगाएंगे। आप रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार चलाएंगे या बुलडोजर की तरह सरकार चलाएंगे। और बुलडोजर की तहत चलाना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए मेरे पास संविधान की कोई अहमियत नहीं है, मैं अपनी मनमानी करूंगा। नहीं, देखिए, अगर कोई टीचर के संगठन से, आतंकवादी संगठन से ताल्लुक थे, आप पूरी तरीके से उसको गिरफ्तार करिए, केस चलाइए और कोर्ट में उसको साबित करिए। मगर आप पूरे मदरसे को तोड़ देंगे, ये कौन सा कानून है भाई। मदरसे जो 3 साल से खड़ा हुआ है और नोटिस में आप ये नहीं कहते कि हम टेररिस्ट ऑफेंस में यहां का टीचर पकड़ा गया, आप सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र करते। सुबह 1:30 बजे रात को 260 बच्चों को, मासूम बच्चों को मदरसे से निकालकर गांव वाले अपने घरों में रखते हैं और 12 घंटे की आप नोटिस देते हैं। भाई उसमें तो म्युनिसिपल लॉज में ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो आसाम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह वो बुलडोजर से सरकार चलाना चाह रहे हैं और वे बताना चाह रहे हैं कि भाई अब मोदी के बाद हम ही है, इसलिए ये भी एक एंगल है इसमें। तो ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये जुल्म हो रहा है असम के मुसलमानों पर। ये सब तो हमको दुश्मन बोलते हैं, हमको बीजेपी से मिला हुआ कहते हैं, तो हमसे सवाल ही मत करिए। हम तो अछूत हैं। भारत की राजनीति में अगर कोई अछूत है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ये सब दूध के धुले हुए हैं। जितने आज जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या भाजपा के साथ नहीं थी, क्या आरएसएस की तारीफ नहीं की थी। ये सब जितने दावेदार बनना चाह रहे हैं आज प्रधानमंत्री के बनने के जो दावे कर रहे हैं, ये भाजपा के साथ नहीं थे, सिवाय हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के। भाई ये तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो हम पर ही कई गालियां देती हैं, हमको अनाप शनाप हमारे बारे में बकते हैं। और इन पर अगर हम सवाल करते भाई आप जब भाजपा से मिले तो क्या थे, तो फौरन इनको तकलीफ हो जाती है।
तो ये तो वक्त तय करेगा। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, देश में जब जनता तय कर लेती है, और जनता अगर तय करेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, जनता अगर तय करेगी कि कोई गुमनाम आदमी को बना देंगे प्रधानमंत्री तो बन जाएगा वो। ये हुआ है भारत की राजनीति में। सर लेकिन क्योंकि आप देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ना, वो सम्मान की, इज्जत की, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। मुझे हिस्सेदारी की मैं बात करता हूं, सम्मान की, हक की बात करता हूं, ये हमको मिलना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन सब चीजों को भूलकर मैं आपके पीछे गुलामी करूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब अपोजिशन नहीं, मैं नहीं हो पाएगा। हाँ, जहां तक कम्युनलिज्म का लड़ाई लड़ना है, फैशिज्म लड़ाई लड़ना, लड़ते रहेंगे, हम ही तो लड़ रहे हैं भाई। पार्लियामेंट में हम 8 साल से भाजपा की सरकार है, जितने बिल भाजपा लाई उसकी मुखालिफत तो हम ही कर रहे हैं ना। ऑन रिकॉर्ड हम उसका अपोज करते हैं कि जितने जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, पूछिए उन लोगों से कितने बार उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट की, नहीं की। ये उनको जवाब देना, हमको जवाब नहीं देना। हम तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारा एक क्लियर कट स्टैंड है, मगर ये लोग तो घड़ी में ताशा घड़ी में माशा हो जाते हैं, इनको जवाब देना चाहिए भाई। आपने दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कहा गया था फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की। भाजपा ने कानून लाया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का, तो कांग्रेस ने तायद कर दी। यूएपीए का कानून अमेंडमेंट लाए अमित शाह, कांग्रेस ने और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी तायद कर दी। ये इनको बताना है भाई। ममता बनर्जी अगर आरएसएस की तारीफ कर रही है, अगर वही बात अगर मेरी जबान से निकल जाती तो मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देते ये सब लोग कि वही से अगर मरेगा तो कब्रिस्तान में जगह मत दो, क्योंकि वो बोल सकते हैं और मैं मुसलमानों की हक की बात करता हूं, उनके सम्मान की, उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, तो मैं मिला हुआ हूं और आप दूध के धुले हुए। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है बताइए आप। सर